सभी बच्चों को जिनको जो पेपर दिया गया उसी पेपर पे अपना नाम, फादर नेम और क्लास लिख दें। और दूसरी चीज आज की डेट डाल के लिख दें स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। आज की डेट डाल दीजिए और लिख दीजिए उसपे स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैची होना चाहिए, छोटा मैक्सिमम 2 लाइन का होना चाहिए और कैची होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। प्लस जो आपको अभी थीम बताई जा रही है उस थीम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए। थीम को जरूर रिप्रेजेंट करना चाहिए तभी क्वालिफाई होगा। आप मैक्सिमम 3 स्लोगन लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 स्लोगन लिख सकते हैं और मिनिमम 1 स्लोगन तो होना ही चाहिए, तभी आप माने जाएंगे पार्टिसिपेंट, पूरी तरह से एलिजिबल पार्टिसिपेंट माने जाएंगे। तो मिनिमम 1 स्लोगन होना चाहिए, मैक्सिमम 3 स्लोगन होना चाहिए। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं, हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल है लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए एग्जैक्ट 10 मिनट दिए जाएंगे। ये सभी लोग तैयार हैं या किसी को कंफ्यूजन है? कोई चीज अगर पूछना चाहते हैं, पेन वगैरह नहीं है, कोई और चीज नहीं है तो बता दीजिए भाई। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी किताब कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हम लोग देख ही रहे हैं। मैंने स्टॉप वॉच ऑन की अवस्था में रखा है, बस आप बोलिए। बच्चे रेडी हैं आप लोग? रेडी? फिर राइटिंग कीजिए आप। आज का जो थीम है स्लोगन राइटिंग का वो है मोटे अनाज का महत्व। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बीकर के अंदर पर्चियां बनी हुई है। इन पर्चियों पे टॉपिक लिखे गए हैं, जनरल साइंस के टॉपिक जिनके हम टीवी पे, समाचार पत्रों में, अपने मित्र यारों से, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, हर जगह इन बातों पे चर्चा होता है। सारे आपको इस टॉपिक पे आपको आना है, देखना है और 2 मिनट के लिए मिनिमम, आप अगर क्वालिफाइंग करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 मिनट के लिए बोलना और मैक्सिमम 3 मिनट। Today, my name is Alkesh. I am from BA6 third year, and my topic is value. फूलों की घाटी चमोली में जो है उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्तराखंड को एक पहचान इससे मिलती है कि बहुत सारे अलग राज्यों में भी, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी जब फूलों की घाटी का जिक्र किया जाता है तो वैली ऑफ चमोली जो है या वैली ऑफ फ्लावर जो है उसका जिक्र किया जाता है। ये लास्ट है। Share my views on the topic. Assembly. Present here, respected teachers and my dear friends. My name is Zaira and I am standing in front of you to share my views on the topic ozone depletion. First of all, we need to understand what is ozone. Ozone is a layer that protects our earth from harmful rays of sun, protect our environment and our atmosphere so that ozone will be safe for us. Thank you. Climate change has become a universal topic of conversation among countries as well. It's a topic regarding the climate changes that occur in our earth these days. As we know, that's like small things. If we get a wrapper, we throw it in anywhere we want, even in colleges. And we say, एक फेंक देगा तो क्या ही हो जाएगा, मेरा एक सही जगह फेंकने से क्या ही चेंज आ जाएगा। बट इट हैपन्स, आप रोज 10 चिप्स के पैकेट, आप महीने में 10 चिप्स के पैकेट भी किसी सही जगह पे जाके फेंकोगे, इट विल ब्रिंग समवन अ चेंज। किसी और कोई और देखता है, आप उसको देखकर सीख जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे करके ये अवेयरनेस फैलेगी एंड इट विल लीड टू डिक्रीमेंट ऑफ पॉल्यूशन। जैसे आप इफ यू स्टॉप पॉल्यूटिंग आवर वाटर, इट विल जैसे यमुना है अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, अगर कोई हर आदमी थोड़ा थोड़ा स्टेप ले अपनी साइड से तो इट विल लीड टू अ ग्रेट चेंज। सो इफ वी स्टॉप पॉल्यूटिंग वाटर, एयर, any kind of pollution that is in our hands, so it will make a big difference to our environment. We'll stand there. Thank you. Right on topic, air pollution. In the current world, air pollution is one of the most increasing hot topic because air pollution causing many and various dangerous changes in our environment. At last, not the least, I just want to say that we are the generation which going to protect the future generation. So we have to stop polluting air and stop the
pollution, so we can give a good and better future to our upcoming generation. Thank you all. संस्कृति छात्रा। मेरा विषय है जल प्रदूषण, जिसको हम अंग्रेजी में वाटर पोल्यूशन भी बोलते हैं। जल प्रदूषण आज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये आज के समय में कई सारे इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी यमुना नदी में इतनी गंदगी फैल गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को साफ करने के लिए काफ़ी प्लांट्स लगवाए। उसके बाद निवासी हूँ तो कानपुर में भी गंगा नदी है, गंगा नदी के पास अटल घाट बनवाया गया, वहाँ पे साफ सफाई कराई जाए थे। आज हम सब बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल ही नहीं बचेगा तो आगे जाकर हमारे पीने के, हमारे जीवन के कुछ भी नहीं। ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज जल नहीं पहुँच पा रहा है। देश के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे लोग जल पाने के लिए कई मीलों तक सफर तय करते हैं और तब जाके उन्हें एक मटका जल मिल पाता है। हमें उस जल की अहमियत नहीं पता है, इसलिए हम उसे बर्बाद करते हैं। हमें इस अहमियत के बारे में एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए और हमें उनको बताना चाहिए कि जल को प्रदूषित करने से या गंदा करने से हमारे आने वाली पीढ़ियों को ही सहना पड़ेगा और उन्हीं को आगे जाकर हमारे किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसके साथ मैं अपनी स्पीच का अंत करती हूँ। ठीक है। Respected teacher and senior और मेरे classmates, my name is मानसी कानका और मैं क्लास BSc सेकंड सेम की छात्रा हूँ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है शहरीकरण, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शहरीकरण का मतलब क्या होता है कि हम अपने गाँव से बस आकर के हम शहरों में बसते जा रहे हैं, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसका एक दूसरा नाम है पलायन, जो हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और मैं जिस जगह से आती हूँ, साइड से डिस्ट्रिक्ट साइड ब्लॉक से आती हूँ, वहाँ पर उत्तराखंड में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। बेसिकली हम शहरों में क्यों आ रहे हैं? शहरीकरण में कुछ नहीं है। हमें ना तो शुद्ध हवा मिल पाती है, ना शुद्ध पानी और ना रहने को पर्याप्त जगह। यहाँ पर गर्मियों में इतनी भीषण गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी चली जाती है कि हमारे AC कूलर भी काम नहीं कर पाते। जबकि यही हमारे पहाड़ों में, ग्रामीण एरिया में गर्मियों के महीने में भी हम बिना पंखे के रहते हैं। जैसे कभी धीरे धीरे पहाड़ हो रहे हैं, यहाँ पर ज़मीनें भी धीरे धीरे पर्याप्त ज़मीनें नहीं है। खेती बाड़ी के लिए यहाँ पर ज़मीनें नहीं है। खेती बाड़ी की ज़मीनों को लोग बेच करके वहाँ पर प्लॉट बना रहे हैं, जिससे आगे चलकर हमें भविष्य में खाने पीने की समस्या भी हो सकती है। मेरा नाम अंकिता राघव, BSc थर्ड सेम की छात्रा हूँ और मेरा टॉपिक है जैव विविधता। मैं ये समझती हूँ कि इतने समय जितने भी बच्चे हैं, इनमें सबसे कम नॉलेज मेरी है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अभी हम कोई बॉटनी की बुक खोलते हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि जीवों की, पौधों की कितनी प्रजातियाँ मिल जाएगी। लेकिन आप अगर अभी ऐसे ढूंढने निकलोगे ना, तो आपको कम से कम 50,000 से कम तो मिलेगी। इतने आप ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो लुप्त हो चुकी है। आजकल का पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन सब ऐसी हो गई है और इतना शहरीकरण हो गया है, इतनी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, तो ये सब के कहते मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु अच्छी तरह नष्ट हो चुके हैं। और आप लोग जानते हैं बहुत सारी विलुप्त प्रजातियाँ भी हो चुकी है, बहुत सारी संकट प्रजातियाँ हैं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी जिससे कहते हैं जैव विविधता बहुत अनेक प्रकार की तो जीवों के प्रकार को। अगर साल बाद जो बच्चा ये बॉटनी पड़ेगा तो वो तो एक भी पौधा शायद न ढूंढ पाए जो उसमें होगा, क्योंकि ये इस तरह से नष्ट हुए जा रहे हैं। इतनी बिल्डिंगें बन रही है, पेड़ पौधों को काट कर 10 साल बाद ये सब एक भी पौधा ढूंढना आउटपुट रहेगा और पॉल्यूशन तो बहुत तरह बढ़ चुका होगा। और इसके बाद मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो बहुत जैव विविधता संरक्षण जो एक पहल है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे जो अगर हम अभी भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में गए, आपको बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे मिलेंगे जो आपने सिर्फ बॉटनी की बुक में पढ़े हो, आप उसको सिर्फ पढ़ा है, आपको पता है कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन आप अगर आपके सामने आएगा आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वो देखेंगे सामने। अगर हम किसी भी पार्क में जाते हैं, बॉटनी का पार्क या मान लीजिए अगर हम उसमें जाएंगे, हम पेड़ पौधों को देखेंगे तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। हम सिर्फ बुक में पढ़कर नहीं सीख सकते। तो मैं सोच रही थी कि अगर 10 साल बाद जो बच्चा पढ़ेगा वो कैसे समझेगा, क्योंकि हमारे सामने थोड़ा बहुत उदाहरण है अभी, लेकिन बाद के बच्चे के लिए तो वो भी नहीं बचेंगे।
हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत जरूरी चीज़ है। विज्ञान विभागीय परिषद का जो गठन था, मैडम हमारी मौर्य मैम है जो संयोजिका है इस परिषद की, और जिनके निर्देशन में इस पूरे परिषद का गठन हुआ है। तो इस परिषद के तत्वाधान में ही आप लोग से बात करके आज 2 प्रतियोगिताएं कराई गई हैं, स्लोगन और एक्स्ट्रा पोर्ट, ठीक है, त्वरित भाषण प्रतियोगिता। तो जब भी हम प्राइज, अभी और भी छोटी मोटी प्रतियोगिताएं होनी है, क्योंकि हमें पता है 27 तारीख से एग्जाम है, तो एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम बाकी कंपटीशन कराएंगे, और फिर एक साथ जो बच्चे हमारे विनर होंगे उनको हम एक साथ सर्टिफिकेट और छोटा सा पारितोषिक यानी कि पुरस्कार वितरण समारोह करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़कर, और आशा करते हैं कि आप लोग आगे और भी ज्यादा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।